ज़रवली, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम्हें ऐसी दी जाएगी कि तुम भी मुँह छुपाते फिरोगे। सरपंच बादशाह खान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। ज़रवली कहने लगा कि मैंने जो गुनाह किया है मैं उसका कफ़ारा इस सूरत अदा करना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से निकाह कर लेता हूँ। ये सुनना था कि बादशाह खान ने धाड़ कर कहा कि बकवास बंद करो अपनी। दूसरी जानिब ज़रबख्त अली गुस्से से सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़रवली का गला दबाकर उसे जान से मार डाले, जिसने उसकी भांजी के साथ बहुत ही सफाकी का मुजाहरा किया था। ज़रबख्त अली कहने लगा कि बादशाह खान, कत्ल का बदला कत्ल है तो इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त। जो कुछ उसने मेरी भांजी के साथ किया मैं भी उसके घर की एक कंवारी लड़की के साथ ये सब करूँगा, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि बादशाह खान इंसाफ करता है, वरना खुदा कसम मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, उसको जान से मार डालता और उसके घर की इज्जत को सरे बाजार बेहिजाब कर देता और दुनिया उसका तमाशा देखती, उसके पूरे ख़ानदान को आग लगा के रख देता। ज़रबख्त की बात सुनकर ज़रवली घबरा गया था। कहने लगा कि नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं करना। मैं बहक गया था, मेरा वक्ती तौर पर दिमाग ख़राब हो गया था और मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर चाहो तो मेरा सर कलम कर दो, मुझे जान से मार डालो, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। वो बेकसूर है, उससे कुछ मत कहना। ये सुनकर ज़रबख्त को तो जैसे तन बदन में आग लगी थी। कहने लगा कि अपनी बहन की बारी आई तो तुम्हारी गैरत जाग उठी। तुम सर कलम करवाने पर तैयार हो गए और मेरी मासूम भांजी पर तुम्हें तरस नहीं आया क्या? बादशाह खान कहने लगा कि हमारी पंचायत में खून का बदला खून और इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त होता है। फिर उसने अपने ही एक कारिंदे से कहा कि जाओ जाके ज़रवली की बहन को लेकर आओ। ये सुनते ही ज़रवली हाथ जोड़कर रोने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं, मेरे किए की सज़ा मेरी बहन को ना दे, मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन ज़रबख्त की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। कुछ देर में बुरके नकाब में एक लड़की को लाया गया जो बेहद बदहवास सी थी। उसकी बादामी आंखें बेहद हसीन थी और उस पर दराज पलकें जो खौफ से लरस रही थी। लेकिन ज़रबख्त ने बड़ी सख्त नज़र उस लड़की पर डाली और फिर हटा ली। नफ़रत का एक तूफ़ान था जो ज़रबख्त के अंदर ठाठे मार रहा था। अपनी रोती हुई बहन और बेहोश डरी सहमी भांजी आंखों के सामने आई थी और उसके गले पर नाखूनों की खराशों ने जैसे ज़रबख्त अली की रगों में खून की जगह आग दौड़ाई थी। लेकिन वो चुप खड़ा रहा, अपनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए दोनों मुट्ठियाँ भींच रखी थी कि जैसे पता नहीं क्या कर गुजरेगा। सरपंच का जो जरगा था वो एक बड़ी सी सहन पर मुश्तमिल था और पीछे की जानिब एक कमरा भी बना हुआ था, लेकिन कमरा खाली था। जैसे ही ज़रवली ने अपनी बहन को देखा तो बादशाह खान के पाँव में गिर गया। कहने लगा कि खुदा के लिए मेरी बहन को बदले के तौर पर इस्तेमाल ना करो, वो बहुत मासूम है और बेकसूर है। मेरी आंखों पर हवस की पट्टी चढ़ गई थी और मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, मुझे मार डालो। लेकिन सरपंच ने कहा कि ज़रबख्त, इस लड़की को तुम इस कमरे में ले जा सकते हो। ये कहना था कि वो लड़की रोने लगी। बादशाह खान के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने अपने भाई को इस बात पर बहुत बुरा भला कहा है, मेरी अम्मा ने मेरे भाई को मारा है। खुदा के लिए हम उसकी भांजी को अपने घर की इज्जत बनाने को तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करें। लेकिन ज़रबख्त ने आगे बढ़कर उस लड़की की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए सामने कमरे में ले जाने लगा। वो अपना बाजू ज़रबख्त की सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसका भाई रो रहा था, वो बार बार कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन ज़रबख्त उसे कमरे में ले गया। कमरे में अंधेरा था और उसे कमरे में ले जाकर धकेल कर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो लड़की हाथ जोड़ रही थी, मिन्नत समाजत कर रही थी कि खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। मैंने अपने भाई के इस अमल पर उसका साथ नहीं दिया, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। लेकिन ज़रबख्त के सिर पर खून सवार था, उसे अपनी भांजी की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी और मामू मामू वो आ जाएगा, खुदा के लिए दरवाज़ा बंद कर दे। मामू, उसने मुझे बहुत ज़ोर से नोचा था, उसने मेरे बाजू पर दांत गाड़े थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसने मेरे बाल खींचे। अपनी भांजी की आवाज़ें उसके कान में किसी पिघले शीशे की तरह से हंसियाँ दे रही थी। सामने खड़ी लड़की की मिन्नत समाजत आंसू सिसकियाँ उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और बस बदला था जो उसकी आंखों पर बन चुका था।
اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم بھانجی پریشے کے آنسو بس اسے نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور چھوڑو مجھے، میرے پاس مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ پلیز دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، خدا کے لیے میرا ہاتھ زور سے نہیں پکڑو، میری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور میری کلائی میں درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، میرے قریب مت آؤ۔ زربخت کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اذیت سے گزر رہا ہے۔ سامنے روتی ہوئی ہاتھ جوڑتی لڑکی کا اس نے سب سے پہلے نقاب اور حجاب بے دردی سے کھینچ کے اتار کے ایک طرف پھینکا تھا۔ کمرے میں کوئی بند اندھیرا تھا اور زربخت چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو اسی اندھیرے میں ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کے آنسو سے بے بس کریں اور جو بدلہ وہ لینا چاہتا ہے وہ لے نہ سکے، کیونکہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا تھا۔ ترس بھی آ سکتا تھا اور جو وہ اس لڑکی پر ترس کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے پاس آنے لگا اور وہ ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اندر سے زربخت کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن اپنی بھانجی کے بہتے آنسو اور اس کی اذیت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ بہن کا روتا ہوا چہرہ اسے انسان سے جانور بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے قریب کر چکا تھا اور زمین پر لٹا چکا تھا۔ اس کی سسکیاں جیسے اسے سنائی دے رہی تھی اور اس لڑکی پہ ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا اور پورا بدلہ لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت احتجاج کر رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی، خدا کے واسطے دے رہی تھی، لیکن زربخت کو صرف اپنی بھانجی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس اسی کا چہرہ تھا، بس یہ یاد تھا کہ بدلہ لینا ہے اور جا کے اپنی بیوہ بہن کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اپنی مردانگی کا بس یہی ایک طریقہ تھا جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ مرد ہے، عزت کا بدلہ عزت سے لے کر آیا ہے۔ حالانکہ اپنے گاؤں کے مردوں کی طرف وہ انگوٹھا چھاپ نہیں تھا، نہ ہی گوار تھا، شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اچھے برے کو سمجھتا تھا، لیکن رگوں میں خون ایسے خاندان کا تھا جو عزت کا بدلہ عزت سے ہی لیتے تھے۔ بچپن سے تربیت وہی پائی تھی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، مار کھا کر معاف نہیں کرنا بلکہ بدلہ لینا ہے۔ پورے کمرے میں اس لڑکی کی سسکیاں اور چیخیں گونج رہی تھی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، لیکن زربخت بھی ان کا جواب پتھر سے دینے لگا۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ جب زربخت اپنا سارا غصہ نفرت اس پر نکال کر کھڑا ہو چکا تھا، اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا، لیکن بدلہ لے چکا تھا۔ پھر اسی کا برقع اس کے پیروں میں الجھا تھا اور بڑے غصے سے اس نے اس برقعے کو پکڑا اور اس لڑکی پر پھینک دیا اور زمین پر تھوک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرولی یوں تھا جیسے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ بہن کی سسکیاں سن رہا تھا اور شیطان کے بہکاوے نے اس کی بہن سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ بے جان وجود کے ساتھ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کی بہن لٹی پٹی حالت میں وہی برقع اور نقاب پہنے باہر آئی۔ بڑی نفرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ اپنی بہن سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا جو اس کی سزا بھگت کر آئی تھی۔ آ کے زرولی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ کاش کہ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے زرولی، کاش کہ میں نے بچپن سے اپنے حصے کی ساری خوشیاں تمہیں نہ دی ہوتی، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ چکی تھی۔ بادشاہ خان بھی جا چکا تھا اور سب لوگ اس جرگے سے جا چکے تھے، جگہ خالی تھی اور بس دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ زرولی یوں تھا کہ زمین پھٹے اور اندر دھس جائے۔ کیا کر دیا تھا اس نے جذبات میں آ کے، جس کی سزا اس کی بہن کو مل رہی تھی۔ وہ بہن جو بچپن سے اس کا خیال رکھتی آئی، وہ اپنی بہن میرو سے بس 1 سال چھوٹا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ میرو عید پر اپنے کپڑے نہیں سلواتی تھی، لیکن امی اور اپنے ابا سے کہتی تھی کہ بابا زرولی کو کپڑے ضرور لے کر دیجیے گا، میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں، کسی کو کیا پتا کہ پرانے کپڑے پہنے ہیں، پر میرے بھائی نے تو باہر دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے، پرانے کپڑے پہنے گا تو اس کے دوست مذاق اڑائیں گے۔ کھانا کھاتی تو اپنی پلیٹ کی بوٹیاں اٹھا کر زرولی کی پلیٹ میں رکھ دیتی، یہ تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ کھا بھی لیتا تھا۔ بچپن سے بہن ہونے کا حق ادا کرتی کرتی میرو نے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی عزت تار تار کروا دی اور زرولی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے سر پر زور زور سے مار رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا؟ کاش کہ میں اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیتا تو آج میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ رو رہا تھا اور بلک بلک کے رو رہا تھا۔ دوسری طرف زربخت بڑی تیز رفتار میں اپنی جیپ چلاتا ہوا
अपने आबाई घर पहुंचा था। जैसे ही दरवाजे पर उसने दस्तक दी, दरवाज़ा उसकी बहन ने खोला। ज़रबख्त अली को देखकर सवालिया नज़रों से उसे गौर से देखा और उसने कहा कि परिशे का बदला लेकर आया हूँ, बर्बाद करके आया हूँ मैं ज़रवली की बहन को। ये सुनकर बहन ने अपने आंसू साफ किए, जैसे कि उसके ज़ख्म भर चुके हैं, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो और उसकी भांजी को इज्जत वापस मिल गई हो। वो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद सबसे पहले आंखों के सामने मेहरबानों का चेहरा आया। तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम्हारे दिल और जिंदगी में आने वाली पहली लड़की। अब ये बताओ कि क्या ये है तुम्हारी मोहब्बत का इंसाफ? ज़रबख्त, बताओ मुझे, क्या मेरे साथ इंसाफ कर पाओगे? तुम्हारे वजूद से मुझे ज़िना की बू आएगी। तुम्हारी ज़मीर पर ज़िना का बोझ है क्या? इस बोझ के साथ तुम मुझे बीवी बनाओगे? क्या यह है तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो कहते थे कि तुम्हारी मोहब्बत बाकी है। तुमने आज तक कभी किसी लड़की को छुआ नहीं, बड़े दावे करते थे, तो क्या यह है तुम्हारी पाकीज़गी? मुझे घिन आ रही है तुमसे और नफ़रत महसूस हो रही है तुमसे। तसव्वुर में उसे लगा जैसे मेहरबानो उसके सामने खड़ी है। बहुत टूट के चाहा था उसने मेहरबानो को अपने दिल की गहराइयों से, लेकिन उस वक्त वाकई उसे अपने ज़मीर पर ज़ना का बोझ महसूस हो रहा था। इतना कि उसे लग रहा था जैसे उसके कंधे झुक चुके हैं। भांजी का इंतकाम लेने के लिए उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया। अपने वजूद से उस लड़की का लम्स उसे घिन और कराहियत में मुब्तला कर चुका था। उसे अपने आप से उलझन और नफ़रत महसूस होने लगी। जल्दी से वॉशरूम में चला गया और शॉवर खोलकर नीचे खड़ा हो गया और आंखें बंद कर ली। दिसंबर का महीना था और ठंडा यख पानी उसके सर पर पड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे नहीं पता था कि ज़िंदगी उसे इस मुकाम पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। अपने हाथों को रगड़ रहा था और तो कभी वो अपने चेहरे को और कभी अपने पूरे वजूद पर अपने हाथ रगड़ रहा था कि जो ज़िना की गलाजत उस पर चढ़ गई है वो उतर जाए और शायद उसका ज़मीर उसे पाकीज़ा होने का कहता है तो उसके अंदर एक इत्मीनान सा उतर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आधा घंटा वो वॉशरूम में पानी के नीचे खड़ा रहा। सर्दी लगने लग गई थी, लेकिन पशेमानी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सोच ये रहा था कि लोग किस तरह से इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त कह देते हैं। कितना आसान ये है कहना और कितना मुश्किल है ये गुनाह करना। साथ में आंसू बहा रहा था और साथ में नहा रहा था। दूसरी तरफ ज़रवली खुद को कमरे में बंद किए धाड़े मार मार के रो रहा था और याद आने लगा कि किस तरह से उसने परिशे की ज़िंदगी को बर्बाद किया था। वो लड़की तो 19 साल की थी, लेकिन दिमागी तौर पर 8-9 साल की बच्ची थी। ज़रवली के वालिद का इंतकाल हुआ तो कम उम्र में ही उसने अपने वालिद की करियाने की दुकान संभाल ली। गांव के आसपास के जितने भी लोग और घर थे सब ज़रवली से राशन का सामान लेते और ज़रवली पैसे भी मुनासिब लगा देता था। नया नया जब जवानी में उसने कदम रखा, बचपन से लड़कपन में आया तो वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए घर का वाहिद कफील उस वक्त वही था। दुकान पर बैठने लगा और आसपास और भी दुकानें थी, जैसे गोश्त वाले की, दूध वाले की। सभी बड़े थे, जवान थे और वो उस वक्त यही कोई 14-15 साल का था। पहले तो सारा बचपन बच्चों में खेल कर गुजरा था और पढ़ाई में उसे शुरू से दिलचस्पी न थी। अलबत्ता मीरू उसे ज़रूर पढ़ने का बार बार कहती, लेकिन वो उसकी बात को हवा में उड़ा देता। मजाक उड़ाने लगता कि पढ़ लिख कर करना भी क्या है, अब्बा की दुकान ही तो संभालनी है। किस्मत का करना यह हुआ कि उसे वाकई अपने बाप की दुकान संभालनी पड़ी, लेकिन गोश्त वाला और दूध वाला अच्छी नज़रें नहीं रखते थे। जब भी कोई खातून उनके पास गोश्त लेने आती या दूध लेने आती तो वो बड़ी बेबाक नज़रों से उन्हें सर से पैर तक देखते। ज़रवली जब उन्हें देखता तो उसे कुछ अजीब सा होने लगता। फिर वो आपस में जब फारिग होकर बैठते तो आपस में अजीब व गरीब किस्म की बातें करते, ख़वातीन के मुतालिक, जो कि कुछ नाज़ेबा सी होती। ज़रवली कम उम्री में ही उनके साथ बैठने लगा और जब उनकी बातें सुनता तो पहले पहले उनकी बातों से शर्म के मारे नज़रें झुका लेता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रें बदलने लगी। जब भी कोई लड़की उसकी दुकान पर चीज़ें लेने आती तो वो खुद ब खुद उसको सर से पैर तक देखता और उसके कानों में दूध वाले की और गोश्त वाले की करीबी दुकानदारों की आवाज़ें गूंजने लगती। बेबाक जुमले उसके दिमाग में घूमने लगते। खुद ब खुद उसकी नज़रों में बेबाकी सी आने लगी। फिर गली के आवारा लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो उससे अक्सर सिगरेट मांगने आ जाते तो कभी छालियाँ मांगने, और वही खड़े खड़े लड़कियों के मुतालिक अजीब अजीब बातें करते। कॉलेज से और स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते और उन पर जुमले कसते। ज़रवली भी उनके साथ मिलकर हंसने लगा।
जब भी स्कूल की 10वीं जमात की लड़कियां उस गली से गुजरती तो वो लड़के सीटी मारते और कभी गंदे गंदे इशारे करते। कोई कहता कि जो बीच में चल रही है वो मेरी वाली है, और कोई कहता कि वो जो दाएं जानिब चल रही है वो मेरे वाली है। इस तरह ज़रवली भी कई लड़कियों को कहता कि ये मेरी है। जब कोई 14-15 साल लड़का बड़ों में बैठने लगे और आवारा लोगों की बातें सुनने लगे, फिर घर का कफील बन जाए तो फिर माँ बहन की बात उस पर असर नहीं करती। ज़रवली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। घर जाता तो रूप जमाता और माँ वैसे भी बेटे पे सदके वारी जाने लगी कि इतनी सी कम उम्र में वो अच्छी कमाई कमा लेता है, पैसे ला के माँ को देता है। लेकिन अब पैसों में थोड़ी सी धांधली होने लगी थी। वो कुछ पैसे अपने पास रखता। सब लड़कों ने मिलकर कहा कि सिनेमा में जाकर फिल्म देखते हैं। वो अपनी माँ को बताए बगैर आवारा लड़कों के साथ सिनेमा में जाकर फिल्म देखकर आया करता। फिर चंद लड़कों के पास मोबाइल भी था जिसमें वो कुछ गैर इखलाकी किस्म की चीज़ें देखते थे। वो उनके साथ भी बैठकर देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी झिझक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। नज़रों की बेबाकी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वो 20-21 साल का हो चुका था और परीशे इसी गली में अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए आती थी, क्योंकि जहाँ ये दुकानें बनी थी वहीं सामने एक खाली मैदान था। वहाँ लड़कियाँ स्टापू खेलती थी और कभी एक पकड़न 2 साथी खेलती थी। भाग दौड़ करती थी, लेकिन सब की सब 6, 7, 8 या 9 साल की थी। सबसे बड़ी इसमें परीशे थी जो 19 साल की थी, लेकिन दिमाग उसका 8-9 साल का था। इसलिए वो भी ऐसा ही करती और अपनी आंखों पर दुपट्टा बांधे आंख मचोली खेलने लगती। जब किसी लड़की को पकड़ लेती तो उछलने लगती और तालियां मारने लगती। इस चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुक कि कौन उसे कैसी कैसी नज़रों से देख रहा है और उसे देखकर किस किस के जज्बात बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि वो एक सही लड़की तो थी नहीं, वरना उसकी उम्र की लड़कियां तो घर में बैठती थी, लेकिन वो गली में नजर आती थी। अक्सर परीशे की वालदा घर का कुछ सामान लाने के लिए भी उसे भेज दिया करती कि जाओ जाकर ज़रवली की दुकान से चीनी ले आओ और जल्दी आना। और वो चीनी की रट लगाते हुए जाती, लेकिन जब ज़रवली की दुकान पर पहुंचती तो भूल जाती। वो कहता कि क्या लेने आई हो। वो सिर पर हाथ मारती और बोलती कि मैं भूल गई, रुको मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। लेकिन वो उसकी चीनी की गर्दान सुन चुका होता था, इसलिए उसकी कलाई पकड़ लेता। गोरी कलाई अपने हाथ में लेकर परीशे को वो बड़ी गौर से देखता, जिसे दुपट्टा लेने की भी तमीज़ न थी। कहने लगा कि चीनी लेने आई हो ना मुझसे, मैंने सुन लिया है। वो कहने लगे कि अच्छा हुआ सुन लिया, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा कि टॉफ़ी खाओगी। वो खुश होकर तालियां मारने लगी, उछलने लगी और ज़रवली की नज़रें बेकाबू होने लगी। दिल में अजीब से जज्बात पैदा होने लगे और फिर उसको एक टॉफ़ी भी दी और चीनी भी। कभी कभी जब परीशे खेलने के लिए उस मैदान में जाने लगती तो ज़रवली उसे आवाज़ देकर पास बुलाता और उसे 10 रुपए के पापड़ देता और कहता कि ये खा लो, मेरी तरफ से रख लो। वो खुश हो जाती। एक बार जब वो दुकान पर सामान लेने आई तो उस वक्त चंद मर्द वहीं पर खड़े थे। ज़रवली कहने लगा कि ऐसा करो, दुकान के अंदर आकर बैठ जाओ, मैं पहले इनको सामान दे दूं, फिर तुम्हें दूंगा। और वो यही दोहरा रही थी, दाल चावल कि कहीं भूल ना जाए कि लेने क्या आई है। फिर सब मर्द जा चुके थे और दोपहर का वक्त था। दूध वाला भी अपनी आधी दुकान बंद करके ज़रवली को ये कह के चला गया कि ध्यान रखना कि मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ तो सुबह सुबह ग्राहक होते हैं या फिर शाम को, इस टाइम तो कोई भी नहीं होता। वो भी जमाइयाँ लेता हुआ जा चुका था और गोश्त वाले ने भी अपने गोश्त पे कपड़ा डाला और ज़रवली से कहने लगा कि ज़रा ध्यान रखना, मैं अभी 2 घंटे ज़रा आँख लगा कर आता हूँ। दोनों दुकानदार जा चुके थे। बच्चे मैदान में खेलने के लिए जा चुके थे और परीशे अभी भी ज़रवली की दुकान के अंदर रखे स्टूल पर बैठी थी और अपनी उंगली पर दाल चावल की गर्दान कर रही थी। दुकान के सामने खड़े ग्राहक जा चुके थे। ज़रवली ने उसे फिर से सर से पैर तक देखा और अपना निचला होंठ काटने लगा। सबके जाने के बाद उसने दाल चावल निकाल कर एक तरफ रख दिए। फिर उसे कहने लगा कि आइसक्रीम खाओगी। वो कहने लगी कि अम्मा ने सिर्फ दाल चावल के ही पैसे दिए हैं। ज़रवली कहने लगा कि मैं तो तुम्हें मुफ्त में खिलाऊंगा। वो तालियां मारने लगी, मैं मुफ्त की आइसक्रीम खाऊंगी। उसने दुकान में रखे फ्रीज़र को खोला और आइसक्रीम निकाल कर परीशे को दे दी। जैसे ही वो उठकर जाने लगी तो कहने लगा कि नहीं, यहीं पर बैठ कर खाओ, और वो आइसक्रीम खोलकर खाने लगी। इतनी देर में ज़रवली ने शटर गिरा दी और ये देखकर कि दुकान में अंधेरा हो गया है, परीशे बुरी तरह से घबराई थी। कहने लगी कि दुकान क्यों बंद कर दी, दुकान खोलो, मैंने बाहर जाना है।
उसने आइसक्रीम एक तरफ फेंक दी और स्टूल से नीचे उतरकर खड़ी हो गई, लेकिन तब तक ज़रवली उसका दुपट्टा उसके गले से उतार चुका था और वही दुपट्टा एक तरफ रखकर उसका बाजू खींचकर उसे ज़मीन पर गिरा चुका था। दिमाग का फतूर था और शैतान का बहकावा। वो मासूम सी एबनॉर्मल सी लड़की रोने लगी, डरने लगी और घबराने लगी, लेकिन ज़रवली की आंखों में तो जैसे हवस की पट्टी बन गई थी। उसने उस लड़की की इज्जत को बर्बाद करके उसे डरा धमका कर दाल चावल देकर भेज दिया। उसे लगा कि परीक्षा इस बात का जिक्र नहीं करेगी, लेकिन घर जाते ही रोने लगी कि मुझे ज़रवली ने मारा है। उसके गर्दन पर खरोंचों के निशान देखकर और अपनी बेटी की बिखरी हालत देखकर उसे रोता देखकर ज़रीना बेगम घबरा गई थी। जब उसे कमरे में लेकर गई, उसे देखा तो अपना सर पीटने लगी, रोने लगी। बात फैल गई थी और जब ये बात शहर में ज़रबख्त अली को पता चली तो उसके तो तन बदन में आग लग गई। उसने आते ही कहा कि मैं ज़रवली का खून पी जाऊंगा, लेकिन पंचायत में बात पहुंच चुकी थी। ज़रीना कहने लगी कि इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त से लेकर ये साबित करना कि तुम्हारे अंदर अमीर अली खानज़ादा का खून दौड़ रहा है। हमारे बाप ने कभी भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला नहीं छोड़ा। बहन की बातें और माँ की बातें सुनकर उसका फिशार खून बढ़ा था। वो सरपंच के पास पहुंचा तो कहने लगा कि या तो मुझे तुम इंसाफ दिला दो या फिर मैं सरे बाजार ज़रवली की बहन को बेहिजाब कर दूंगा और दुनिया देखेगी कि ज़रबख्त अली ने अपना बदला कैसे लिया। 8 दिन दोनों जानिब खामोशी रही। 8 दिन हो गए थे, ज़रवली खामोश था, ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहा था और बहन की सिसकियाँ सुनता तो अंदर से तड़प जाता। 8 दिन बाद बाहर आया था और माँ ने उसे देख के अपना रुख बदल लिया और मीरू ने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं। देखा कि वो कमरे से बाहर है तो खुद उठ के कमरे में जाने लगी। वो कहने लगा रुको, यहीं पर मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो कहने लगे कि मुझे नफ़रत है तुमसे, मुझे कोई बात नहीं करनी। पता नहीं कब तक हम औरतें मर्दों के किए की सज़ा भुगतती रहेंगी। वो कहने लगा कि मेरे साथ सरपंच के पास चलो। वो कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। उसने कहा कि लेकिन मुझे जाना है और ज़रवली मीरू की कलाई पकड़कर बाहर निकल गया। उसकी माँ कहती रह गई कि कहाँ लेकर जा रहे हो बहन को, अब कौन सी सज़ा देनी है तुमने उसे? खुदा के लिए मेरी बच्ची को बख्श दो। सारी ज़िंदगी वो मेरे दर पर बैठी रहेगी और कोई नहीं आएगा उसे इज़्ज़त देने के लिए। ऐसी लड़की को कोई इज़्ज़त नहीं देता। लेकिन वो सीधा सरपंच के घर गया। कहने लगा कि ज़रबख्त अली ने अपना बदला ले लिया। उसे कहो कि ना तो उसकी भांजी से कोई शादी करेगा, ना ही मेरी बहन से कोई और मर्द शादी करेगा। ऐसा करो कि परीक्षा को मेरे निकाह में दे दो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि उसे इज़्ज़त दूंगा, अपनी बीवी बना के रखूँगा। और हालांकि वो एक पागल लड़की है और उसे अपनी होश नहीं है, उसकी शादी शायद कभी ना होती, लेकिन फिर भी मेरा कसूर है। मैं ही उसे इज़्ज़त दूंगा, लेकिन बदले में ज़रबख्त अली को मेरी बहन से निकाह करना पड़ेगा। सरपंच कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, बदला तो पूरा हो चुका है और तुम्हारी बहन से भी कोई भी शख्स निकाह नहीं करेगा और ना ही परीशे से। मैं ज़रबख्त को बुलाता हूँ और उसे कहूँगा कि ज़रवली तुम्हारी भांजी को इज़्ज़त देगा और तुम उसकी बहन को। एक ही जगह एक ही दिन तुम दोनों का निकाह हो जाएगा। सरपंच का फैसला सुनकर ज़रबख्त अली आपे से बाहर हुआ था। कहने लगा कि मैं नहीं करूँगा उस लड़की से निकाह। लेकिन ज़रीना और ज़रबख्त की माँ गुल भी उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि तुम्हारी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इज़्ज़त दे रहा है तो बदले में इज़्ज़त तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ये जिरगे का कानून है। वो कहने लगा कि जिस लड़की को मैंने बर्बाद किया, कैसे उसे बीवी का दर्जा दे दूँ जो मेरे बदले का निशाना बन चुकी है? उसे कैसे सर का ताज बनाऊँ? मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन ज़रीना कहने लगी कि मेरी बेटी की इज़्ज़त का सवाल है। वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। जिसने उसके साथ गलत किया वही उसे ठीक भी करेगा, उसे इज़्ज़त भी देगा तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी, उसका घर बस जाएगा। और खुदा के लिए ज़रबख्त निकाह कर लो। लेकिन ज़रबख्त को ये बहुत मुश्किल लग रहा था। दिल में कोई और बसी हुई थी और किस तरह से वो एक ऐसी लड़की से निकाह कर लेता जिससे उसने बदला लिया था। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन ज़मीर की अदालत उसे खड़ा कर चुकी थी कि जिसे तुमने गुनाह करके बदनाम करके छोड़ दिया, तुम्हें चाहिए कि उसे इज़्ज़त दो। तुमने अपनी बरादरी की खातिर ही गुनाह का रास्ता इख्तियार किया था और ये ज़ना का अजाब तुम्हें हमेशा ज़मीर की अदालत में सज़ा देता रहेगा और ये बोझ तुम पर कभी भी कम नहीं होगा। उसका बस एक ही तरीका है कि तुम उसी लड़की से निकाह करो जिसके साथ तुमने गुनाह किया, ताकि तुम्हें ज़मीर की अदालत में रोज़ रोज़ पशेमान ना होना पड़े। जो सिर्फ मेहरबानों के नाम पर धड़कता था, सोच चुका था कि इस बार उसे इजहार कर देगा, अपने दिल में छुपी मोहब्बत का जज्बा जाहिर कर देगा और
पिछले 2 साल से वो उस लड़की से मोहब्बत करता था जो उसी की यूनिवर्सिटी में उसी की क्लास में पढ़ती थी। बहुत ज़हीन थी और स्कार्फ और नकाब में आती थी और पहले पहल तो उसकी क्लास की और बहुत से नौजवानों ने उस लड़की के हुस्न की तारीफ़ की थी कि जी चाहता है कि उसे नकाब के बगैर देखें। पता नहीं कितनी हसीन होगी, आंखें इतनी हसीन हैं तो चेहरा भी हसीन होगा। ऐसी ही एक ख्वाहिश ज़रबख्त अली को भी थी। फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रोफेसर ने दिया जिसमें ज़रबख्त अली और मेहरबानों को एक साथ काम करना था, लेकिन वो बहुत नर्वस और कंफ्यूज थी। ठीक से उससे बात नहीं करती थी, लेकिन ज़रबख्त बहुत खुश था कि जिस लड़की से बात करने के लिए उसकी क्लास के लड़के तरसते रहते, वो लड़की उसके साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है। आपस में डिस्कशन भी करनी पड़ती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वो उससे बात करते हुए बहुत घबराती है। लेकिन फिर भी ज़रबख्त अली ने उसके नोट्स बनाने में, काम करने में उसकी बहुत मदद की और इस तरह अपना दिल मेहरबानों पर हार चुका था। वो सोचा तो यही था कि तालीमी सिलसिला ख़त्म करने के बाद उससे उसके घर का पता पूछेगा और अपनी वालदा को कहेगा कि उसे मेहरबानों पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। इजहार मेहरबानों से इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत मशरकी किस्म की लड़की थी, लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अलबत्ता ज़रबख्त जानबूझ के बात के बहाने ढूंढता था। कभी उससे नोट्स मांग लेता तो कभी कोई बात पूछ लेता, किसी लेक्चर के बारे में कोई सवाल करता और वो उसे मरवतन इनकार नहीं करती। एक बार उनकी यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ था। फंक्शन इतना ज़्यादा लंबा हो गया कि शाम का अंधेरा छा गया और मेहरबानों यूनिवर्सिटी के करीब ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। जब रात का अंधेरा छा गया तो सब लड़कियां अपने अपने घरों को जा चुकी थी। अलबत्ता उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था जहां उसका हॉस्टल था और यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की ड्राइव थी। पैदल का रास्ता बहुत तवील था और फिर रात के उस अंधेरे में वो पैदल जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था। हालांकि वक्त तो सिर्फ 8-9 बजे का था और तभी उससे ज़रबख्त ने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपको बाहिफाजत आपके हॉस्टल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन वो इनकार करने लगी। वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और कहने लगा कि देखें, आप यहाँ से नहीं जा सकती, इस वक्त आपको यहाँ से रिक्शा नहीं मिलेगा और सुनसान रास्ता है, जिस सड़क से आप जाएंगी वो बिल्कुल सुनसान है और उस टाइम तो आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। ये बात तो मेहरबानों भी जानती थी कि इस वक्त अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। फिर ज़रबख्त ने आज तक कभी उसके साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश न की थी। अपने और उसके दरमियान एक तकल्लुफ़ की दीवार को हमेशा कायम रखा था और उसकी इज्जत भी बहुत करता था। वो घबराते हुए वो मोटरसाइकिल में ज़रबख्त के पीछे बैठ गई और वो उसे हॉस्टल के दरवाजे तक छोड़कर तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। आज तो वो बहुत खुश था कि मेहरबानों ने उस पर एतबार किया था। एक बार बेतहाशा गर्मी थी और वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठे हुए थे कि जब उसे चक्कर आ गया। ज़रबख्त भी वहीं मौजूद था और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसकी सहेलियां वहीं पर थी और जल्दी से उसका नकाब उतार दिया और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगी। पहली बार ज़रबख्त ने उसका चेहरा देखा। बेहद खूबसूरत थी और बस एक झलक देखी थी और आंखों में बस गई थी, दिल में समा गई थी और वक्त यूं ही गुजरता चला गया। ज़रबख्त ने यही सोचा कि आखिरी सेमेस्टर के आखिरी पेपर में वो मेहरबानों से उसका पता पूछेगा ताकि अपना रिश्ता भेज सके और उसे हमेशा के लिए अपना बना ले। फिर वो कैसे किसी और लड़की से निकाह कर सकता था। लेकिन उस वक्त माँ और बहन उसके पाँव की जंजीर बन गई। अगले रोज़ ज़रीना और गुलबेबी दोनों उससे कहने लगी कि पंचायत का फ़ैसला तुम्हें हर सूरत मानना पड़ेगा। आज तक कभी सरपंच का फ़ैसला किसी ने इनकार नहीं किया। तुम्हारी भांजी की ज़िंदगी बन जाएगी। वो कहने लगा कि मेरे दिल में वो लड़की कहीं नहीं है। मैं कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँ और कैसे उसे अपनी बीवी का मुकाम दे दूँ जो कल तक मेरे लिए बदले का सामान बन चुकी है। आपको क्यों समझ नहीं आता? सब कुछ आसान नहीं होता। और आपको क्या लगता है, क्या परीशा ज़रवली को देखकर नॉर्मल रिएक्ट कर सकती है? क्या उसके साथ खुश रह सकती है? आप लोग सिर्फ बरादरी में अपनी इज्जत और अपनी नाक को देख रहे हैं। परीशा के बारे में भी आपको सही फैसला नहीं कर रहे। वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से ये निकाह रुक जाए, लेकिन ज़रवली कह चुका था कि वो उसकी हर तकलीफ़ का अज़ाला करने को तैयार है। वो बेशक जब चाहें बाद में परीशा से पूछ लें। वो कभी भी उसके गलत रवैये की शिकायत नहीं करेगी। अगर करेगी तो वो बेशक उसका सर कलम कर दे। ज़रवली को हर हाल में अपनी बहन को इज्जत दिलानी थी और सरपंच फैसला सुना चुका था। निकाह की तारीख भी मुकर्रर कर चुका था और बस जुमे का दिन मुकर्रर हुआ। लेकिन ज़रबख्त अली के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो दिल से उस लड़की को बीवी मानने के लिए तैयार ही ना था और न ही मेहरबानों को भूल सकता था।
اس کی آنکھوں میں ابھی بھی مہربانوں کا چہرہ تھا، لیکن جمعہ والے دن اسے مجبوراً میرو سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ بالکل غائب دماغی سے اس نے ایجاب کو قبول کیا، بلکہ سنا ہی نہ تھا کہ نام پکارا کیا گیا۔ مولانا صاحب کیا پوچھ رہے ہیں کیا نہیں، اور جہاں کہا وہاں پر سائن کر دیے، لیکن وہ اس لڑکی کو بھی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ بہرحال پریشے زرولی کے ساتھ جا چکی تھی اور میرو رخصت ہو کر کسی بے جان مجسمے کی طرح زربخت علی کے کمرے میں تھی۔ اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب زرولی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے کمرے میں پریشے تھی، لیکن اپنے آپ میں اتنی ندامت محسوس کر رہا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔ لیکن بہرحال اپنی بہن کو عزت دینے کی خاطر اور اس لڑکی کو عزت دینے کی خاطر جسے اس نے برباد کیا تھا، ہمت اسے دکھانی ہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا وہ کمرے میں گیا اور پریشے گھونگھٹ میں تھی اور نہیں پتا تھا کہ نکاح کس سے ہوا ہے۔ وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پریشے نے اپنا گھونگھٹ خود ہی سے الٹ دیا۔ سامنے زرولی کو دیکھ کر وہ چلا اٹھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تم مجھے نوچنے آئے ہو نا؟ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، دیکھو مجھے یہاں سے جانے دو اور مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ زرولی اپنے آپ میں جتنا پشیمان ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نہیں ماروں گا تمہیں، میں گندا بچہ ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پریشے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے مارو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پریشے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے الگ کیے، پھر اسے روتا ہوا دیکھنے لگی اور خود بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ کسی بچوں کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ وہ برا انسان نہ تھا اور بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور پھر کم عمری میں جن لوگوں میں بیٹھنے لگا تھا نہ ماں نے توجہ دی اور نہ ہی کسی اور نے کہ بچہ ہے، اس کے کچے ذہن میں ایسی باتیں نہیں لانی چاہیے۔ لیکن سزا اس لڑکی کو مل گئی جو اس کے سامنے بیٹھی معصومیت اور بے بسی سے اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اور پھر اپنے آنسو صاف کر کے پریشے کی طرف دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی زرولی نے اسے دیکھا وہ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں ماروں گا تمہیں، کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور تمہیں ڈر لگتا ہے نا کہ مجھ سے میں تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے الماری سے پریشے کو کپڑے نکال کر دیے، کہنے لگا کہ بدل لو اور اتار دو یہ جوڑا اور بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا کیونکہ میں گندا بچہ ہوں۔ پریشے کپڑے پکڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی اور تب تک وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ایک کنارے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور دوسری جانب میرو زربخت علی کے بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ باہر کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس کے اندر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی محبت کا تاج محل جلا کر اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر وہ ایک ایسی لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا جسے پہلے بدلے کا سامان بنا چکا ہو۔ بہت مشکل تھا اور بڑی مشکل سے وہ کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی گھونگھٹ میں تھی اور چہرہ تو زربخت علی نے پہلے بھی اس کا نہیں دیکھا تھا، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو، تم یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، تو میرے لیے صرف ایک مجبوری ہے اور صرف پنچایت کا فیصلہ ہو، میرے دل کا نہیں۔ ایسی لڑکی جسے میں نے بدلے کے طور پر استعمال کیا، اسے بیوی کا مقام کبھی نہیں دوں گا۔ اس لیے میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد آؤں تو یہ کپڑے بدل کر زمین پر لیٹ جانا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں دوں گا کہ تم میرے ساتھ میرے بیڈ پر لیٹو، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ باہر بیٹھا رہا اور جب اندر گیا تو وہ لڑکی زمین پر تکیہ رکھے منہ تک لحاف اڑے سو چکی تھی، یا شاید جاگ رہی تھی، لیکن زربخت علی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنا آرام دہ لباس پہنا اور بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو وہ لڑکی نیم اندھیرے میں شاید تہجد پڑھ رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی اور دوپٹہ اس نے پورے چہرے پر لپیٹ کر رکھا۔ چاہے نماز کا رخ اس طرح سے تھا کہ زربخت اس کی پشت دیکھ سکتا تھا، یا اس کے دائیں جانب جس سے اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی اسے اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ کہنے لگا کہ شور مت مچاؤ، مجھے شور میں نیند نہیں آتی، بند کرو اپنا یہ رونا دھونا۔ اب جائے نماز پر آنسو بہانے سے تمہاری قسمت بدل نہیں جائے گی اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ اور مقام بنے گا۔ دیکھو مجھے تم سے سخت نفرت ہے،
चिढ़े और कोशिश करना कि घूंघट निकाल के ही रखना। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता। बड़े गुस्से से ज़रबख्त अली ने मीरू से कहा। दोबारा से करवट बदल कर सो चुका था और जब सुबह उसकी आंख खुली तो कमरा खाली था। ज़रबख्त अपने कपड़े बदल कर ही बाहर आया और देखा तो उसकी वालदा गुलबीबी मीरू से कह रही थी कि ये मत समझना कि तुम्हें इस घर में इज्जत मिलेगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा जैसी होगी। तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता करोगी और ना खाना खाओगी। चलो जाओ बावर्ची खाने में, राज के बाद सारा खाना पकाने का काम तुम्हारे ज़िम्मे है। वो चुपचाप बावर्ची खाने में चली गई और ज़रबख्त को इस चीज़ से कोई गर्ज ना था कि मीरू के साथ उसके घर वालों का रवैया कैसा है और कैसा नहीं। एक तो उसकी बहन बेवा हो गई थी, फिर उसकी भांजी के साथ जो कुछ ज़रवली ने किया वो काबिल माफ़ी ही ना था। अब उसके भाई के किए की सज़ा पूरी ज़िंदगी भी मीरू को मिलती तो शायद कम थी। वो नाश्ते की टेबल पर बैठा तो कहने लगा कि गुलबीबी, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। आखिरी सेमेस्टर है और 15 दिन के बाद मेरे पेपर शुरू हो जाएंगे। मैं अपने पेपर देकर ही वापस आऊँगा और फिर बाबा जान का सारा काम भी संभाल लूँगा। ज़मीनों की सारी जिम्मेदारी भी संभाल लूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। मैंने ये शादी पंचायत के फैसले की वजह से की है और मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा और अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। गुलबीबी कहने लगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो शहर जा चुका था और हैरानकुन बात इसके लिए ये थी कि मेहरबानों का कुछ पता न था। पेपर्स करीब आ चुके थे लेकिन वो यूनिवर्सिटी में कहीं पर ना थी। ज़रबख्त ने उसकी सहेलियों से पूछा तो कहने लगी कि पता नहीं, हमें तो उसका कुछ भी पता नहीं। कहने लगा कि आप लोगों में से कौन उस हॉस्टल में रहती है जहाँ मेहरबानों रहती थी, लेकिन इत्तेफाक था कि उसकी क्लास की कोई भी लड़की उस हॉस्टल में न रहती थी। जब पेपरों में एक हफ्ता ही बाकी रह गया तो ज़रबख्त उसके हॉस्टल गया और वहाँ के इंचार्ज से पूछने लगा तो उन्होंने कहा कि वो शायद अपने घर गई थी और उसके बाद तो वो वापस आई ही नहीं। उसका सामान तक कमरे में मौजूद है लेकिन पता नहीं बिना इतला दिए वो कहाँ चली गई। उसका मोबाइल भी बंद था और किसी का भी मेहरबानों से कोई भी राब्ता न था। वो खुद परेशान और मायूस होकर वापस आया। उसने इंचार्ज से मेहरबानों का पता भी पूछा लेकिन वो कहने लगी कि उसने सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखवाया था और अपने घर का पता नहीं लिखवाया था। बहरहाल ज़रबख्त मायूस सा हो चुका था। पेपर देने के बाद बेदिली से घर आया तो उसे अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो मीरू पर चिल्ला रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने कांच का गिलास तोड़ दिया, मैं तुम्हारे हाथ ही जला दूंगी। जब से आई हो हमारा नुकसान किए जा रही हो। लेकिन वो बार बार कह रही थी कि मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मेरे हाथ से फिसल गया तो आइंदा एहतियात करूंगी। लेकिन ज़रीना ने सामने रखे टेबल से गुलदान उठाया और सीधा वार मीरू पर करने लगी। तो वो भागते हुए लाउंज के दरवाजे के पास आई और ऐन उसी वक्त ज़रबख्त ने लाउंज का दरवाज़ा खोला और वो बुरी तरह से उससे जाकर टकरा गई। उसी असना में चेहरे से चादर भी हट चुकी थी और वो उसका चेहरा देख चुका था। मीरू का चेहरा देखकर ज़रबख्त अली के होश उड़ गए। कहने लगा कि मेहरबानों, लेकिन वो आंसू बहाते हुए फ़ौरन से उससे पीछे हटकर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। ज़रीना कहने लगी कि भाग कहाँ रही हो, इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाथ में अब भी लोहे का गुलदान पकड़ा हुआ था और ये देखकर ज़रबख्त तो अपने होश खोने को था। तो क्या वो लड़की मेहरबानों थी? क्या वो मेरे गांव की थी? मैंने अपनी मोहब्बत की ही इज्जत को तर तर कर दिया। उसका तो जैसे दिमाग माउफ हो गया। सोफे पर बैठते ही अपना सर पकड़ चुका था और ज़रीना शुरू हो गई कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका सर फाड़ डालूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बर्तन तोड़ने की? इस बार ज़रबख्त ज़रीना पर उलझ पड़ा और कहने लगा कि बस भी कर दें आपा, क्या गिलास टूटने पर उसे जान से मार डालेंगी? ज़रीना तो ज़रबख्त का बदला रवैया देकर हैरान थी और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कमरे में जाकर मेहरबानों से सामना कैसे करे। उसे शर्मिंदगी ने घेरा हुआ था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो अपनी हिम्मत जमा करके कमरे में गया और वो ज़मीन पर बैठी घुटनों पर अपने बाजू फैलाए अपना सर रखे सिसकियों से रो रही थी। वो कमरे में आया और धीरे से दरवाज़ा बंद किया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। वो अभी भी उस बात से बेखबर थी कि ज़रबख्त कमरे में आ चुका है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिस शख्स को इतना शरीफ समझती थी, जिसको उसकी शराफत की वजह से बड़ी इज्जत से देखती थी, वो यूनिवर्सिटी से बाहर उसके गांव में कितना घिनौना रूप रखता है। वो उसे उस रात पे बताना चाहती थी कि वो कौन है और जिस रात को उसने उसकी इज्जत को बदले के तौर पर बर्बाद किया था, लेकिन उसने फिर सुना ही नहीं। फिर उसी के साथ निकाह करने पर उसे बहुत एतराज़ था, लेकिन ज़रवली चाहता था कि अपनी बहन को इज्जत की ज़िंदगी दे, इसीलिए वो चुप हो गई और कुछ ना बोली। सबके रवैये और जुल्म सितम को चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन ज़रबख्त को अपना चेहरा ना दिखाना चाहती थी।
क्योंकि उसे नफरत करने लगी थी और अभी भी बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब उसे लगा कि जैसे उसके दोनों हाथों पर किसी ने अपने हाथ रखे, वो बुरी तरह से पीछे हटी और सामने ज़रबख्त बैठा था। उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने फौरन से अपना चेहरा दोबारा से चादर से ढांप लिया। वो कहने लगा कि तुम मेहरबानो हो, बताया क्यों नहीं? वो कहने लगी कि बता देती तो क्या होता, क्या बदला नहीं लेते? वो अभी भी रो रही थी और ज़रबख्त का बस नहीं चल रहा था कि अपने हाथों को दीवार से मार मार कर जख्मी करते, जिन हाथों से उसने उसकी इज्जत को बर्बाद किया था, जिसे उसने टूट कर चाहा था और बेतहाशा मोहब्बत की थी। फौरन उसे मीरू उठकर खड़ी हो गई, और जिसका असल नाम मेहरबानो था और उसके घर वाले और गांव वाले उसे मीरू कहते थे। ज़रवली खुद तो तालीम नहीं हासिल कर सका, लेकिन अपनी बहन का ख्वाब ज़रूर पूरा कर रहा था। ज़्यादातर मीरू शहर में ही रहती, हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। वो चाहती थी कि तालीम मुकम्मल करके वो गांव में एक स्कूल को आबाद करे, जो वीरान हो चुका था, और उस्ताद ना होने की वजह से वहाँ कोई पढ़ने नहीं आता था, क्योंकि गांव की ना तो लड़कियों को पढ़ने का शौक़ था न लड़कों को। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो भी उन खूबसूरत रस्मों की भीड़ चढ़ जाएगी। उसका भाई इतना बड़ा गुनाह करेगा जिसकी सज़ा उससे मिल जाएगी। वो उठकर खड़ी हो चुकी थी और कमरे से बाहर जा चुकी थी। ज़रबख्त उसे देखता रह गया और वो इतना शर्मिंदा था कि समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह उससे माफ़ी मांगे। रात तक वो कमरे में ही बैठा रहा और मेहरबानों के बारे में ही सोचता रहा। कब सोचा था कि यूँ उसको उसकी मोहब्बत मिलेगी, और वो भी इस तरह से। रात के 1 बजे मीरू कमरे में आई। जब उसने देखा कि ज़रबख्त अभी तक जाग रहा है, तो चुपचाप बेड की दूसरी जानिब से तकिया उठाए वो अपना लिहाफ उठाकर और ज़मीन पर तकिया रखकर लेटने लगी। ज़रबख्त कहने लगा कि इधर आओ बेड पर, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। कहने लगी कि मेरी जगह यही है और मुझे यहीं पर रहने दो। मैं मीरू हूँ और मुझे मीरू ही समझे तो बेहतर है, मेहरबानों समझने की ज़रूरत नहीं। ज़रबख्त उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि उठो यहाँ से, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी मेहरबानो हो। मैंने बहुत मोहब्बत की है तुमसे, और अभी भी तुम्हें यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ रहा हूँ। वो कहने लगे कि अगर आप जानते तो तब भी आप यही करते, क्योंकि आप लोगों के नज़दीक सिर्फ इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त है। मेरा भाई आज भी आपकी भांजी को इज़्ज़त दे रहा है और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, और यकीन नहीं आता तो जाकर देख लीजिए। आपकी भांजी के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो आपके घर में मेरे साथ किया जा रहा है। लेकिन मैं चुप हूँ। मैंने अपना फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दिया है, और कल को उसके हुजूर में जब पेश होंगी तो तब आपका गिरेबान पकड़ूंगी। ये सुनकर लेटी हुई मीरू की कलाई ज़रबख्त ने पकड़ी। कहने लगा कि उठो यहाँ से। ज़बरदस्ती उसे उठाकर खड़ा किया, लेकिन वो अपनी कलाई छुड़वा रही थी कि छोड़ो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बस बदला लें, जो जुल्म सितम करना चाहते हैं वो भी कर लें, ताकि आपकी हसरत बाकी न रहे। वो कहने लगा कि मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूँगा और मैं शर्मिंदा भी हूँ। जब पंचायत का फैसला मुझे सुनाया तो गुस्से में था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी भांजी के साथ जो सलूक तुम्हारे भाई ने किया था, मैं पागल हो गया था। फिर बहन और अम्मा ने बहुत बातें सुनाई। मेरे आंखों में बस एक ही जुनून सवार था कि मुझे बदला लेना है, और बाखुदा अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो हाथ भी ना लगाता तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहा है मेहरबानो। वो कहने लगी कि मैं मेहरबानो ना होती तो आप मुझे अपनी माँ और बहन के रहमो करम पर छोड़ देते और वो जो चाहे मेरे साथ करती। आप सिर्फ इसलिए अब मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत हूँ। मुझे नहीं चाहिए आप जैसा मतलबी शख्स। लेकिन ज़रबख्त अपने हाथ उसके सामने जोड़ चुका था। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगा और ना होने दूंगा। लेकिन मीरू ने अपना हाथ छुड़वाकर तकिया ज़मीन पर रखा और लिहाफ ओढ़कर सो गई। ज़रबख्त काफ़ी देर उसे देखता रहा। शायद वो अपनी जगह ठीक थी, वही गलत था, और उसे गुस्से में इतना अंधा नहीं होना चाहिए था जितना वो हो चुका था। वो ठीक कह रही थी कि अगर वो उसकी मेहरबानो ना होती तब शायद वो परवाह भी ना करता, लेकिन अब उसे सब कुछ ठीक करना था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मेहरबानो बाहर थी। जब वो नहाकर तैयार होकर बाहर आया तो वो नाश्ता टेबल पर लगाकर बावर्ची खाने में जाने लगी। जब वो तेज़ कदम उठता हुआ उसके पास गया और उसकी कलाई पकड़कर उसी टेबल के पास गया, गुल बीबी और जरीना ये देखकर हैरान हो गई। कहने लगी कि ज़रबख्त अली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उस लड़की का हाथ, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। वो कहने लगा कि काबिल है, आप लोगों ने मेरा इसके साथ निकाह किया था और इसलिए ये मेरे साथ यहाँ पर बैठकर नाश्ता करेगी। ये मेरी बीवी है और इसलिए ये वैसे ही रहेगी जैसे इसे रहना चाहिए, और आप लोग भी इसे वही दर्जा देंगे जो ये रखती है।
वो ज़बरदस्ती अपने बराबर वाली कुर्सी पर मीरू को बिठा चुका था। कलाई अभी भी उसी के हाथ में थी और वो हाथ छुड़वा रही थी। कहने लगी कि मुझे नहीं चाहिए आपका एहसान। वो कहने लगा कि एहसान नहीं, तो मेरी बीवी हो और ये तुम्हारा हक है। जरीना कहने लगी कि तुम जानते नहीं हो कि इसके भाई ने क्या किया था। वो कहने लगा कि वही भाई तो आज परीक्षे को इज्जत भी तो दे रहा है, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी बहन को इज्जत दूँ। इसलिए आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि ये इस घर की मुलाजमा नहीं है। आज के बाद ये कोई काम नहीं करेगी और ना ही कोई इसे काम कहेगा, और उसके साथ ऐसा ही रवैया रखा जाए जैसे एक बहू बेटी के साथ रखा जाता है। ये कहकर उसने मीरू की कलाई छोड़ दी और वो ज़रबख्त अली को देख रही थी। दूसरी जानिब परीशे ज़रवली का अच्छा और दोस्ताना रवैया देखकर काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब तो उसका ख्याल रखने लगी थी, और क्योंकि वो भी उसका बहुत ख्याल रखता था। जब भी उसकी माँ उससे मिलने आती तो यही कहती कि ज़रवली अच्छा बच्चा हो गया है, अब मुझे परेशान नहीं करता और मुझे कुछ नहीं कहता, बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। वक्त कुछ बदल गया था और अब वो मेहरबानों स्कूल में पढ़ाने लगी। स्कूल का हुलिया ज़रबख्त अली ने बदल के रख दिया। गांव के कई बच्चे अब स्कूल में पढ़ने लगे और जहाँ पर पढ़ने के लिए अब परीक्षे भी आने लगी। ज़रवली कहता था कि उससे ज़रूर तालीम हासिल करवाएगा और अपनी बहन से भी माफ़ी मांग चुका था, और ज़रबख्त अली से भी। दूसरी तरफ जरीना का रवैया वैसा ही था। हालांकि एक तरफ से वो इत्मीनान में थी कि उसकी बेटी अपने घर में खुश थी। ज़रवली ने अपनी गलती की तलाफ़ी पूरी ईमानदारी से की, लेकिन दूसरी तरफ उससे ये भी बर्दाश्त ना था कि उसका भाई मीरू के साथ इतने अच्छे तरीके से क्यों रहता है, क्यों उससे प्यार से बात करता है, उसके बगैर खाना नहीं खाता। 1 साल गुजर चुका था जब ज़रबख्त अली का बेटा पैदा हुआ और वो बेतहाशा खुश था। अब तो गुल बीबी का रवैया भी मीरू के साथ बहुत अच्छा हो चुका था। बस एक जरीना थी जिसे मीरू की कोई खुशी बर्दाश्त ना थी। एक बार वो किचन में काम कर रही थी जब जरीना ने देखा तो उसका बच्चा सो रहा था और उसने उसके बच्चे को ज़मीन पर गिरा दिया और ख़ुद जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। वो बच्चा रोने लगा। जब मीरू भाग कर कमरे में गई तो बच्चे को ज़मीन पर देकर परेशान हो गई। बच्चे के सर पर चोट आई थी और वो रोए जा रहा था। ये देखकर गुल बीबी भी आ गई और उसे हैरत हुई कि छोटा सा बच्चा जो खुद से हिलजुल नहीं सकता वो ज़मीन पर कैसे गिर सकता है। रात को जब ज़रबख्त आया तो उन्हें पता चला तो वो भी परेशान हो गया, लेकिन एक वाहिद जरीना थी जो मुतमईन बैठी थी। ये देखकर ज़रबख्त समझ गया कि ये सब कुछ किया धरा उसकी बहन का है। वो रात को अपने कमरे में जाने की बजाय जरीना के कमरे में गया और कहने लगा कि आपको शर्म नहीं आई इस मासूम से बच्चे को ज़मीन पर गिराते हुए? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं ये भी भूल जाता कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। वो कहने लगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने गिराया? उसने कहा कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो फिर आप इतनी मुतमिन नहीं बैठती होती जितनी आप बैठी हैं। अगर मैं आपको सहारा दे सकता हूँ तो अपने घर से निकाल भी सकता हूँ, इसलिए आइंदा मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचिएगा भी मत। ये सुनकर जरीना का रंग उड़ा। उसे एहसास हो गया था कि उसकी हरकतें ज़रबख्त अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो वो बेघर हो जाएगी। इसलिए मजबूरन ही सही, लेकिन उसने अपना रवैया मीरू के साथ ठीक कर लिया था।